जन्नत के पत्ते। ओ डीजे। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे का नुसियान वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपियर पर छोड़ जाया करती थी। उसने रजिस्टर उठाया। वो अब उसका था। बाकी चीज़ें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर उसकी एक यादगार संभालने का हक तो उसे भी था। वो बाहर आ गई और घास पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो उसका रफ रजिस्टर था जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पर ही किया करती थी। उसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। उस रोज़ जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में उनकी और फ़लस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग उस पर लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती उन्हें पढ़ रही थी, जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के उस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफ़ा नहीं उतर सकता था। वो बिल्कुल शर्ल सी सांस रोके तहीर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पज़ल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर रूम की तरफ भागी। उसे मुतासम को ढूंढना था। अकलेतस यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मुतासम ने वो सतर पढ़ते हुए बेइख्तियार माथे को छुआ। ये हेराक्लिटस का एक कौल है, जैसे तुमने उसके दूसरे अक़वाल सुने होंगे। मसलन, वो याद करके बताने लगा, कुत्ते इसी पे घूमते हैं जिसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार उसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हया ने इस्बात में सर हिला दिया था। उसने इनमें से कोई भी कौल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इस पज़ल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं, और इस रास्ते पर इस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए हुए होंगे। अब हमें एक एक करके हंसल और ग्रेटल के इन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐने के पीछे से इनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, हया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत ख़्वाहाना मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर उसने हेराक्लिटस का एक कौल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन उसके कोड का ताल्लुक इसी कौल से होगा, या फिर शायद हेराक्लिटस की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उसने दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थीं। ये रहा हेराक्लिटस का अमालनामा। उसने धक की आवाज़ के साथ किताबें मेज़ पर रखीं। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर उसे तिलमिला कर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पर बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फ़िलासफ़ी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हेराक्लिटस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। उसने साथ रखे मुतासम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और कीपैड पर उंगलियां रखीं। उफ, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। उसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था, और बस जल्दी से वो बॉक्स को खोलना चाहती थी। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला उसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। उसकी खौफ देखकर मुतासम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पे निगाहें दौड़ाते पढ़ने लगा। ओह अच्छा, हेराक्लिटस का ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फ़िलासफ़र था। अपने इलाके में चीफ प्रेस्ट भी रहा था और काफ़ी ख़ानदानी भी था। बड़े बड़े फ़लसफ़ियों को खासी हकारत से देखता था। उसके ख्याल में ह्यूमर को भरे चौक में ले जाकर दरे मारने चाहिए, और
हेज़ोइड इतना जाहिल है कि उसे दिन रात का फ़र्क नहीं पता। हेराक्लिटस के मशहूर सवाल ये हैं, गधे सोने पर घास को तरजीह देते हैं, कुत्ते हर इस शख्स पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते, और बस करो मुतासम, और ना मैं पागल हो जाऊं। उसने झुंझलाकर लैपटॉप की स्क्रीन हाथ से दबाकर फोल्ड कर दी। मुतासम हंस दिया, फिर अपना मोबाइल निकाला। लतीफ़ रात को आ गया था। उसका एक साइड कोर्स फ़िलासफ़ी है, उसको बुलाता हूँ। लतीफ़ को इधर आने और उसको सारी बात समझने में 15 मिनट लग गए। अब वो मुतासम के साथ वाली नशिस्त पर बैठा सोचते हुए इस पज़ल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथोलिक और ख़ासा डिच था, मगर अफ़गानिस्तान में पैदाइश के वक्त लतीफ़ का इनाम पर उसका नाम रखा था, और चूँकि उसको पहली खुराक एक मुसलमान नर्स ने दी थी, सो लतीफ़ ज़हनी और इखलाकी तौर पर इन फ़लस्तीनी लड़कों जैसा ही लगता था। मैं तो हेराक्लिटस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ, और उसके ये कुत्तों, गधों और हया ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। दरियाओं वाले अक़वाल मेरी समझ से तो बाहर है। 1 मिनट, लतीफ़ चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले उसके कौल होंगे, मगर ये दरिया वाला सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी मशहूर ज़माना फ़िलासफ़ी है, फ्यूलक्स फ़िलासफ़ी। तुमने सुन तो रखी होगी। मैं हेराक्लिटस का नाम आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ, कुछ जाके उसकी फ़िलासफ़ी। ओहो, तुमने, बल्कि हर किसी ने ये फ़िलासफ़ी सुन रखी है। ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना, कि पहलू के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, उसने इस्बात में सर हिलाया। लतीफ़ आगे होकर बताने लगा, ये मुहावरा दरअसल हेराक्लिटस की ही फ़िलासफ़ी का निचोड़ है। वो कहता है कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता, यानी कि जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रख कर निकलता है तो वो पानी आगे बह जाता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जोग्राफियाई लिहाज से तो इसी दरिया में कदम रखता है, मगर ना वो पहले वाला इंसान होता है और ना वो दरिया पहले वाला होता है। समझ आई? हाँ, उसने इस्बात में सर हिलाया। उसे कतई समझ नहीं आई थी। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने बॉस्फोरस का समंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा था। अब ना तुम वो हो और ना ही समंदर वो ही है। हर चीज़ लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। ये है हेराक्लिटस की फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज। फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज, हया ने इस्बात में सर हिलाते बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है, चेंज में पूरे 6 हरूफ होते हैं। ओह हाँ, मुतासम ने ज़रा जोर से डेस्क पर हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पर बैठे तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से उसे देखते हुए उंगली उठाकर वार्निंग दी। मुतासम ने फ़ौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोर से हरूफ की साइड ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरा लफ्ज़ चेंज लिख लिया। अब ये खुल जाएगा, मगर पज़ल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि पासवर्ड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम हेराक्लिटस की मेटाफिज़िक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ़ कुछ सोचकर कहने लगा। फ़िलहाल तो मैं टॉक्सन जानने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स लिए उठ गई। हमने अभी टॉक्सन जाना है और गोल्सल निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पज़ल बॉक्स उसने अपने ड्रूम के लॉकर में रखा, फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त जो एक वाहिद इस्त्रीशुदा जोड़ा हैंगर पर लटका था, वो उसका स्याह फ्रॉक था, जिसकी ऊपरी पट्टी सुनहरी सिक्कों से भरी थी। वही जो वो जहान के इस्तक़लाल स्ट्रीट में दिए गए डिनर पे पहन कर गई थी। फ़िलहाल वो पप्पो से पहले अपनी इन मेज़बान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज़ उनका खाना किया था। क्योंकि वो एक तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी,
تو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین نہیں سکے گا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔